जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 7 है जगदीश ओ सदानी राय, जिनका राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। आप लोगों का बहुत लंबे समय से वेट था। आप लोग समझते हुए है कि टाइम देते हैं कब का और लेते हैं क्लास कब का, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। क्लास बहुत ही यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह चैप्टर चंपारण का भूमि से और गंगा नदी के तट से लिया गया, गंडक नदी के तट से लिया गया है। जिनका राइटर है जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानी राय, जिनका जन्म है 16 जुलाई 1917 को जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का निधन 14 मई 1978 को हुआ था। इस चैप्टर के बारे में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन जानेंगे। हम लोग राइटर का परिचय न करते हुए डायरेक्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। ये देवेंद्र भाग 2 है। पेज नंबर आपका 80 होगा। देखिए कह रहे हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी है। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतार कर मानव शैशव सुलभ अंगों और क्या खांसी हो गया मुस्कान वाली धरती ठुमुक ठुमुक कर चलना सीख रहा है। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते हैं। दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टरों की आतुर अंगुलियों ने मान लिया, जिस परिणता कर दिया है। तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नामांतर को रहे हैं। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है यह धाराएं, जो कभी वनश्री के ढके वनस्थल में किलक रहती थी, अब यह किलकती नहीं है। या तो लाज में गरे निष्पन्द सरकती रहती है, या बरसात के उर्मिलता बिरंगना की भांति प्रचंड नर्तन करती है। मसान सिकराना पंडई बुझाए और फैला फैला उसी मानव के पौरुष को ललकाराती है जिसने उन्हें निवर्सित किया है। सन 62 की बाढ़ का जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरित मानस को कई क्रोधरूपी नदी के बाढ़ की याद आ गई हो। यह कह रहे लेखक, सन 62 की बाढ़ को जिसने भी देखा होगा, रामचरित के कई क्रोधरूपी की नदी की याद आ गई होगी। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध ने इन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र और मौर्य शासकों के उप देने जाया करते थे, तब यह नदियाँ समतल रहती थी। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं, ओ सदानीरा कह रहे हैं कि लेकिन जब 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध इन नदियों के तट पर आते थे, तब उपदेशों नदी क्या कर रहे हैं, लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र से मौर्य शासकों के उपदेश देने जाया करते थे, तब नदियाँ एकदम समतल रहती थी। पानी जो ऊपर से बढ़ा हुआ रहता वह नहीं, नीचे समतल की ओर रहा करती थी। कहाँ क्या एक हो गई है, किनारे पर समतल थी। घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। घना जंगल भी रहता था और वृक्षों के जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 सालों में यह तो चंपारण को गंगा फैला हुआ था करता चला गया। बाढ़ आती थी लेकिन इतना फैला हुआ नहीं आती थी, भारी मात्रा में पानी नहीं आती थी। ऐसे ही जैसे अग्नियुक्त मूर्तियों का बंजन होता गया, वृक्षों की प्रकृति देवी वनवी की प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसुंधरा देवी और धर्मा मानव एक ही सिक्के का दो पहलू हैं। एक कहानी सुनी। यहाँ 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कर्नाटक वंश का राज्य प्रथम राजा नन्नादेवी चालुक्य नीति का समृद्ध पुत्र विक्रमी से सेनापति नेपाल और मिथिला की यात्रा पर आए और फिर यही बस गए। इस तरह के सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की बने। कितने लोग इतिहास की इस क्रिया की प्रक्रिया से परिचित है। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गजनसिंह तुगलक को मुकाबला करना पड़ा। लेखक कह रहे हैं कर्नाटक क्या कर रहे हैं, कितने लोग इतिहास की इस क्रिया की प्रक्रिया परिचित है। कर्नाटक वंश के राजा क्या कर रहे हैं, कर्नाटक वंश के राजा 1325 में मुसलमान आक्रमणकारी को
तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरिश्चंद्र का दुर्गा वन की गहराई से निश्चल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्लभ जान पड़ा था। सुल्तान घोड़े से उतार तलवार से उसने एक ही विशाल बीटप के तने पर आघात किया। उसके गिरते ही बिजली की सी दौड़ गई। एक ही घाट में पेड़ को आघात किया और उसको पेड़ को गिरने से ही बिजली की दौड़ गई। सैनिकों में और हजारों तलवारों के घने वृक्षों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते जंगलों के बीच राह खुलती चली गई। हरिश्चंद्र का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा है और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है। राशि 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 सस्यों की खान जहाँ बीज डालने पर की दरकरार घने जंगलों के स्मृति में मानव पैदावार ललक उठती है। यह चाहो 700 वर्षों में पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वारा खोले थे, जब तो हल और ट्रैक्टर की धरती खजाने के अनावृत कर रहे हैं। इस धरती के निवासी के प्राचीन और नवीन के मिश्रण के जान पड़ता है। आदिकाल से आने जाने का तांता बंधा रहा है। जंगलों से छीन गई है। धरती के जोतने के लिए पुष्ट तथा हाथ प्राय बाहर से ही आते रहे हैं। पिछली 500-700 वर्षों में थारू घाघरा जातियां आकर बसी थी। उद्भव विषयों के अनेक मत हैं। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकलता है। क्या अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थारू शब्द को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो थारू शब्द को राजस्थान में थार कहा जाता है। देखिए, थारू शब्द को थार राजस्थान में निकलता मानते हैं। घाघरा में घाघरों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया है। नील की खेती के सिलसिले में ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर से पठार में आए थे। घाघरा कुछ जाति होते हैं, उस लोगों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। नील की खेती के लिए के सिलसिले में लाया गया था। ये लोग बिहार के छोटा नागपुर के पठार के से लाए गए थे और वहाँ की आदिवासी जातियाँ ओरवा, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। घाघर शब्द का अर्थ ओरवा भाषा में भारे का मजदूर इनके लोकगीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाघर शब्द का ओरवा भाषा में क्या बोला जाता है? आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारे का मजदूर कहा जाता है। इनके लिए लोकगीतों में 100 वर्षों पूर्व के उस महाप्रस्थना की कथा बिखरी पड़ी है, जब नील की खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में घाघरे मिश्रित ओरवा भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी में दक्षिण बिहार के गया जिले के भुइयाँ लोग भी इसी भांति के नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए हैं। यह आदिवासी नहीं है, संभवतः सोपोर वर्ग के अंग है। इन कर्मठों मजदूरों से नील कोठिया के साहब दासों की भांति काम लेते थे, किंतु संपादन में भागी के यह कभी न बन पाए। आने वाले तांत बंधा रहा है कि आक्रमणकारियों से यह सतत राजकुल के वंशज आजीविका के खोजी है। आदिवासी के हरिजन मजदूरों ओबरा भूमि से संपादन प्राप्त करने के अभिलाषा पंचाही जमींदार तथा वह गोरे साहब, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने का अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी आश्रम दिया। इसी भूमि ने पिछले 10-12 वर्षों में एक नया शस्त्र समुदाय यहाँ आया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का। थारुओं को घाघरों के बीच यह सस्य श्यामला भूमि उनकी धातु बनी है। बिछड़ी माता को सुखद स्पर्श की स्मृति धान के खेतों के इन्हें मिलती है और हिमालय की पतनशील पर मानो गंगासागर ने चरणखोद उड़ेला। इतिहास का उंगलियां ऐसी बिना पर थिरकी जिसकी पर हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रधीनता है। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस बिना की विविध रागनी सुनने को मिली। थारुओं की अनुपम गृहकाल घाघरों का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्वस्थित किसानों का करुण कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक ही देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है तथापि थारुओं को कला
मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सिंक का बनाया जाता है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीक का बनाया जाता है। सीक आप लोग जानते होंगे, ग्रामीण इलाका में रहते हुए गाँव में सीकी का डलिया होता है, जैसे देखते हैं पूजा वूजा में लेकर जाते हैं। कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ सिक्के की रंग बिरंग की टोकरियों किनारे के सिप झलका कर लगाई जाती है। झोपड़ी के प्रकाश के लिए जो दीपक, उसकी आकृति के कलापूर्ण शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं, उनमें भी सौंदर्य का उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा है। किंतु सबसे मनोहर था नभूत का एक अनोखा अलंकरण, जो मात्र आभूषण ही नहीं। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जब जाती है, नबूद जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाती जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीड़ा रख लेती है। जब नई नवेली दुल्हन अपने सिक्की का डलिया, आप लोग जानते हो ये गांव देहात में जिसको कांरा बोलते हैं, उस कांरा को रंग से विभिन्न विभिन्न कलर का रंगों से ग्रीन येलो और तरह तरह के रंगों से उसको रंग दिया जाता है। उसको रंगने के बाद डलिया बनाया जाता है। जिस डलिया में और लोग पूजा भी करने जाते हैं, और जो हमारे किसान लोग होते हैं उसको उस डलिया में कितने खाना लेकर जाते थे। इसमें कह रही है कि जब नई नवेली दुल्हन उस माथा पर एक सुंदर सा पीढ़ा रख लेती है, उस पीढ़ा के बाद उस डलिए में रखा हुआ खाना, उस खाना को अपने डलिए में रखा हुआ रख पर जब सर पे रखते तो लाज भरी सुहाग भरी जब धीमे धीमे चलती है अपनी पति की ओर खाना लेकर जाती है, तब देखिए क्या होता है। मस्तक पर एक सुंदर सा पीढ़ा रख देती है। मस्तक पर एक सुंदर सा पीढ़ा रख लेती है, जिसमें 3 लटे बेनियों के भांति लटके जिसमें 3 लटे बेनियों के भांति लटकी होती है। हर लट में घाव सिपों और एक बीच में सफ़ेद दाने के पीढ़ो होते हैं। पीढ़े के ऊपर सिक्क की कलापूर्ण टोकरियों के भोजन रखा। पीढ़े के ऊपर सिक्की की टोकरी जो उसमें भोजन रखा हुआ था वह माथे पे डालते हैं। टोकरी के दोनों हाथों से संभाल जब लाज भरी सुहाग भरी वह धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है, तो सीप की बेनिया के रजत कंकनों की भांति झलकती हो उठती है, और सारा गांव जान लेता है कि वधू अपने प्रियतम के कलेव कराने जा रही है। और सब जान जाता है कि नई नवेली कन्या प्रियतम को अपने कलेव भोजन कराने जा रहा है। इस मधुर और निस्तंगिक संस्कृति की अपेक्षा की घाघरों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष के दोनों को ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे हैं, और वह नृत्य से मिलते जुलते हैं। नृत्य होते हैं घाघरों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी है। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। मर्द जो होते हैं अपने दाहिने हाथ में रुमाल हिलाते रहते हैं। देखते होइएगा आप लोग अक्सर शादी विवाह फंक्शन पार्टी में मर्द जो होता है अपने दाहिने हाथ में चाहे किसी भी हाथ में रुमाल लेकर हिलाते जाते रहते हैं। रुमाल लिए उसे हिलाते जाते रहते हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। गीतों को कल्पना और चित्रमता का अधिक जान पड़ी है। भाषा में भोजपुरी और ओरबा का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशु का आकृति बनाकर आते हैं, और गीतों के मधुर व्यंजना के बीच प्रसन्न की छवि दिखा जाते हैं। रिच शेर हिरन इन निसर्ग प्रेमी नृतकों के बीच हिल मिल कूदत रहे हैं। लगा कि सदियों का नागरिक सभ्यता का अनगिनत पर्दों उठ गए और निर्बंध नर नारियों के आदमी किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। और उसके बाद पूरी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण का वातावरण के अंदाज गुज का स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रदीनता होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों के वर्षों के बाद शायद इन कीर्तनों के उड़े तानों की छोटी होती जाए, शायद इनका विषाद स्मृति के रेखा मलिन जाए और उल्लास की क्रिया मुखर हो उठे। उल्लास रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे में पर्दे के पीछे सजग हो उठा। धरती धोती किंतु
यहाँ जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। बेतिया राज्य जमींदारों में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए हैं। 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। नील से ही उन दिनों की रंग बनते थे और इसीलिए नील की पश्चात देशों की बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेजों ठेकेदार के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज्य के बहुत कम आदाय पर हजारों एकड़ जमीन उन गोरे ठेकेदारों को ले लेनी थी। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई थी। किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराया जाता था। तो उस समय की बात हो रहा है जब अंग्रेजों का जब शासन था, किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती कराया जाता था। हो गए थे किसानों के जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा पर जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। किसानों को हर 20 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा नील की खेती करना ही पड़ता था। के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब कोमिल रंगों की इजाज़त होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह जबरदस्ती चलती रही है। क्या कर रहा है? जब कोमिल रंगों की इजाज़त होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी अंग्रेजों ने यह जबरदस्ती सिलसिला चलाते रहा। 20 कट्ठा खेतों पर 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य रूप से जबरदस्ती कराता था। और 3 कट्ठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। 3 कट्ठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदार को दो। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीले साहब का निष्कंष्ट साम्राज्य था। उन दिनों के जिस रास्ते पर साहस की सवारी जाती थी, उस पर हिंदुस्तानी जानवर नहीं ले आए थे। जिस रास्ते से साहब की सवारी जाती थी, उस रास्ते से हिंदुस्तानी का अपने जानवर नहीं लेते। अरे कैसन था, हम सर तो मार के उसका हम दिमाग का बत्ती जला देते, उठा उठा के पटकते, अब बोरा डांस कराते या तो रिप्लेंटा डांस। चोटा सा तो कहीं के, अरे तुम लोग का नहीं करे उसको कर रहे जा सकते थे। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते थे तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। किसी उत्सव या फंक्शन पार्टी में शादी होता था, साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। साहब बीमार पड़ता तो रैयत के इलाज के लिए वसूली होती थी। साहब जब बीमार पड़ते थे तो साहब के इलाज के लिए रैयत वसूली होती थी। कैसा था रे, सबसे पैसा वसूलता था। विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। बीमार पड़ता था तो रैयत इलाज के लिए वसूली होती थी। साहब हाथी खरीदता तो रैयत आतंक एमन साहब के किसी रैयत की हाथी खरीदता तो रैयत को था एमन साहब का किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना के किसी को जेल में ठूस देना था। एक था क्या था, हाँ आतंक एमन था। एक आतंकवादी होता एमन था, किसी के झोपड़ी में आग लगा देता, किसी को जबरदस्ती जेल में ठूस देता था। झोपड़ी में आग लगा देना, किसी के जेल में ठूस देना, यह सब रोज का काम था। यह एमन साहब एक आतंक आदमी थे, यह रोज का काम था। किसी को झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूस देना। तत्कालीन शासन नीले गोरे के हाथ का पुतला था। उन दिनों के उत्तर बिहार के दौरान करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाका बंगले नहीं बनते थे। वे सभी साहबों की कोठियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंच, इसीलिए गंगा पर पुल बनाने के स्कीम वे कह रहे हैं कि दक्षिण बिहार के बागी विचारों को असर, जो विचार करने वाले व्यक्ति थे, चंपारण के देर से पहुंचने के लिए, इसीलिए गंगा पर पुल बनाने के राज्य ब्रिटिश साम्राज्य ने बनाने स्कीम के तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। जब वहाँ पर देखा कि बाकी विचारों को असर के चंपारण देर के पहुँचे लिए, इसीलिए गंगा पर पुल बनाने के लिए अंग्रेजों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। किसी का नहीं कहता है कि वो आएगा रे, हम यह काम कर देंगे तो पर्सन इस रास्ता से चले आएगा, इसे न ये रास्ता बनाएंगे न वो आएगा। जब बनाएंगे तो देर से बनाएंगे, तो तब तक उसका काम बिगड़ चुका हुआ होगा। इसीलिए न था अंग्रेजों ने था कि जब तक यहाँ से वो लोग तो विचार करने वाले थे, क्या करें, दक्षिण बिहार के बाकी विचारों का असर चंपारण के देर से पहुंचने वाले थे। वो पुल नहीं बनाता तो कैसे पहुंच पाएंगे और विचार करने के लिए जा रहे थे, तो इसीलिए इसको पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं था।
दिखाई। और ये वर्षों तक चंपारण के गोरे नीलों की राज ब्रिटिश साम्राज्य के छत्रसाल में पनपता रहा। यह ब्रिटिश सरकार के राज में था और वर्षों सालों तक यह बात के सिलसिले पनपता रहा। अब देखिए नीचे आइएगा, पेज नंबर 83 है। और आतंक और दैन्य स्मृति और बेबिस के उस आलम में सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौदी चंपारण में गांधी जी का चमत्कार कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी। स्वतंत्रता युद्ध के महान नाटक के उस नंदी पाठ में मानो सूत्र रूपों में संघर्ष और विजय की सारी कथा की समा की गई। यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मैं सन बात कितना टाइम हो गया? अच्छा 11:40 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, रात 11:40। सन 62 में मुझे एक अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तीर्थ यात्रा पर निकलना उन सभी स्थानों में रज लेने जहां गांधी जी ने सन 1917 का अभियान किया था। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महान भावों का जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे। सोने सुहाग मोतिहारी मिले थे। रामदयाल शाह गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथ में हुआ था। एक हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए और उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार रहे थे। बड़ी ढकार फूट रहा है। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू ने उन दिनों गांधी जी के साथी अग्रगण्य थे, जिसे तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाने का स्वीकार किया। क्या बोले हैं यहाँ पर? रामनवमी बाबू प्रसाद और मुलाकात देर तक किए, जिसमें रामनवमी बाबू और राजेंद्र प्रसाद बाबू दोनों साथ में थे, जिसने गांधी जी ने साथियों आक्रमण आग्रह के, जिसने तेजस्वी किसान को आग्रह पर, एक किसान थे तेजस्वी अभी तो तेजस्वी यादव है एगो, तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाने का स्वीकार किए। और राजकुमार शुक्ल सन 17 के पहले से ही रामदयाल शाह का रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल को सन 30 के आसपास में मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति था रामदयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद श्री हरवंश सहाय के इत्यादि संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल को सन 30 के आसपास में ही मृत्यु हो गया था। किंतु मेरा अस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर भितिहरवा गांव में। यह गांव अमलवा के निकट है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भितिहरवा गांव किस गांव के निकट है? अमलवा के निकट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भितिहरवा गांव किसके निकट है? तो अमलवा के निकट है, जहाँ सन में 17 एमन साहब की तुति बोलती थी। जब गांधी जी चंपारण रैयत के भय और अत्याचार के चुंगल में बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता को सामाजिक अव्यवस्था के सुधार का श्री गणेश ने किया। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों के शिकायत का अध्ययन करने के गांधी जी जा रहे थे। उनके साथ दूर जाने था। हाथी पर दोनों सवार थे। करीब धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केवल आर्थिक समस्या को सुलझाने का काम नहीं चलेगा। गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने ग्रामों दुर्व्यवस्था करने की शिक्षा का महत्व और अपने विचार को प्रकट किए। और यह भी कहे कि उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केवल आर्थिक समस्या से उलझते। गांधी जी ने यह भी कहा ग्रामीण व्यवस्था को, जब तक शिक्षा व्यवस्था को समस्या को ठीक नहीं होगा, तब तक यह समस्या से झूलते ही रहेगी। तब तक आर्थिक समस्या को झुलाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते थे। थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बरवा, मधुबन और भितिहरवा। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कौन कौन गांव में विद्यालय स्थापना किए? 3 गांव में किए। कितने गांव में? 3 गांव में। पहला है बरहरवा, दूसरा है मधुबन और तीसरा है भितिहरवा।
कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं के तीनों गांवों में तैनात किया गया। वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र में बरहरवा के विद्यालय में विदेश और वित्तावसर इंजीनियरिंग के बवजनबी गोखले और उनकी दोषी पत्नी अंगतबाई गोखले ने चलाया था। साथ में देवदास गांधी भी थे। वे मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरि दास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहाँ रहे थे। भितिहरवा के अध्यक्ष में दो मनोवृत्त डॉक्टर देव और सोमन जी बाद में वहाँ पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठों का विद्वान स्वयं की देखभाल की करें। भितिहरवा के अध्ययन में व्यक्ति डॉक्टर देव और सोमन जी के बाद में वहाँ पुंडलिक जी भी गए। पहले डॉक्टर देव और सोमन जी भी थे, बाद में वहाँ पर पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही। स्वयं कस्तूरबा जो भितिहरवा के आश्रम में रही और इन कर्मठों और विद्वानों को स्वयं संयम की देखभाल करती रही। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिससे शिक्षा संबंधी उनके आदेश पर प्रकाश पड़ता है। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपा-तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं तो पुरानी लीक से हटकर चल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। छोटे बच्चों को चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें भौना बनाती है। अपने प्रयोग वर्तमान पद्धति गुणों को ग्रहण करते हुए के बजाय यह पद्धति उन्हें उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूँगा। मुख्य उद्देश्य का यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुषों को और महिलाओं को संपर्क में आए जो संस्कृत और चरित्र जिनका निष्कर्ष में हो। मैं तो इसे शिक्षा मानता हूँ। अक्षर ज्ञान तो इसे उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। मात्र एक जीविका के लिए बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं, उनके लिए औद्योगिक शिक्षा का व्यवस्था की जाएगी। वह गांधी जी कह रहे हैं कि बच्चे सीखने के लिए, संस्कृति को यह सब सीखने के लिए एक शिक्षा का नए साधन मानता जा रहा है। मैं तो औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद बच्चे अपने वंशगत व्यवसाय छोड़ देंगे। इरादा यह नहीं है कि बच्चे अपने शिक्षा पा लेने के बाद वंशगत व्यवसाय छोड़ देंगे। जो ज्ञान के स्कूलों में पर्याप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवनों के प्रकृष्ट में करने में होगा। जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो ग्रामीण जीवन का प्रकृष्ट करने में भी होगा। कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी ने इन आदेशों को भितिहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की। उसे भितिहरवा में पहुंचाते हुए मेरा भाग्य देखिए। उसी दिन वहां मौजूद थे पुंडलिक जी। सन 17 इन्हें पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेगलवा के बुलाया। भितिहरवा के आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए लगभग 1 साल रहे। कौन रहे 1 साल? कौन है? पुंडलिक जी। गांधी जी और बेलवा बुलाया। पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलवा बुलाया। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुंडलिक जी को किसने बेलवा बुलाया? गांधी जी ने बुलाया कि भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों को दिल से भय दूर करने के लिए। यहाँ बुलाया कि बच्चों को बैठाकर पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों को दिल से भय दूर करने के लिए लगभग 1 साल रहे। 1 साल कौन रहे? पुंडलिक जी बुलाए। भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्रामवासियों से दिल से भय दूर करने के लिए वे लगभग 1 साल रहे। फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले के निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आते थे। इतने समय बीत जाने के बाद हर 2-3 साल में पुंडलिक जी अपने देखने के लिए आते थे। उनके शिष्य और मौजूद वृद्धों हो चले कि किंतु पुंडलिक जी को तेजस्वी व्यक्ति, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी है उस अग्निष्ठ के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। पुंडलिक जी ने
वो यह कमरा दिखाया जहाँ बैठकर गांधी जी काम करते थे, और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी। एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी आश्रम देने की किसी की हिम्मत नहीं थी। एक मेट पर गांधी जी अपने चिट्ठियाँ लिखी और आश्रम को ढूंढ रहे थे, लेकिन गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि गांधी जी को आश्रम दे सके। मठ के महंत ने एक महुर के पेड़ के नीचे जगह दी। मठ के महंत ने एक महुर के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर भी रहे, आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। अब लीजिए, ये ससुरा जो है एमन इतना दमंग था, किसी को जेल में ठूंस देता था, किसी को पीट देता था, किसी को कुछ कर देता था। ये ससुरा तो क्या था, गांधी जी के झोपड़िए के जला दिया। हम देखिए आगे क्या होता है। बाद में हुआ खपरेल का भवन बना। बाद में गांधी जी को एमन साहब, दमंग आतंकवाद एमन साहब थे, वो गांधी जी को झोपड़ी को जला दिए। बाद में गांधी जी ने खपरेल का भवन बनाया, जो बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं को देखभाल की। कस्तूरबा जी तो यहाँ आकर रहकर देखभाल भी कार्यक्रम भी करती थी। गांधी जी प्राय बेतिया और मोतिहारी में ही रहते थे। गांधी जी ज़्यादातर बेतिया और मोतिहारी में भी रहते थे। पुंडलिक जी ने 3-4 शिष्यों और मिले और पुंडलिक जी के सन 17 में अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई। एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आया। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा कि उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी को सीखी निर्भीकता को वही निर्भीकता है। पुंडलिक जी ने गांधी जी से पूरे डट कर सामना करने के लिए और निर्भीकता से सिखाया। यह कह रहा है कि तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़ने के पुंडलिक जी ने कहा कि नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आओ, मैं घोड़े के लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं भाई, उसे आना है तो मेरे कक्षा में आओ, मैं घोड़े के लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी को सीखी निर्भीकता और वही निर्भीकता को उन्होंने गांव वालों को दी। पुंडलिक जी ने वही निर्भीकता को सीखी और वही निर्भीकता को पूरे ग्रामवासियों, पूरे गांव वालों को सिखाया। चंपारण का अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता की थी। आज जब हम स्वतंत्रता के बत्तापूर्ण वंशोद्धार का भी नर्तन देखते हैं तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं जिसकी छाया में हमारे अग्निवेश देशवासियों को इन ग्रामीण अंचलों के कल्याण करते हैं थे। गांधी जी ने उस दुर्भेद्य अंधकार को चीर दिया, किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हदमंगे नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा। एक भी यह काव्य ऐसा नहीं लिखते थे कि जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी न हो। अधिकांश पत्र अंग्रेजी अधिकारियों को लिखे गए थे। उनके पास तरह तरह की खबरें आती त्रिरंजनपूर्ण आजकल का ज़माना होता है तो लोग उन खबरों के समाचार पत्रों में छापते हैं, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते हैं, किंतु गांधी जी हर बात को तोलते थे, स्वयं सत्यापन करते थे। आज का तरह तरह के बातें तो समाचार पत्रों में छपा जाता है, लेकिन क्रोधारोपण दोषारोपण करते थे, किंतु गांधी जी ने हर बातों को अपने आप से तोल नाप जोख स्वयं करते थे, स्वयं सत्यापन करते थे। लेकिन क्रोध हो, खुशी हो, माहौल हो, गांधी जी ने अपने बातों को स्वयं ही सत्यापन करते थे, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते थे। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। किसी के गांव के अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते थे। किसी के गांव के खबर आते थे तो गांधी जी अपने से खुद जाकर पूछताछ करते थे। राजेंद्र बाबू, अनुग्रह के बाबू, धरणधीर बाबू इत्यादि से जांच कराते थे। असल में जब सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की जस्त्र जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा
तो बोले, अपनी आंखों से देख बिना और इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। नीले साहब की बंगाल में जाकर उनकी बातों को भी सुनते, यही नहीं वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था। कितना पेज बचा है अभी? हो 2 3, टेंशन नहीं है, ख़त्म कर देंगे। 1 2 2.5 3 मान के चलिए ना, ठीक है। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। आज तो छोटी सी बात है को बढ़ाकर समाचार पत्रों में, गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। आज सत्य मूलधारित पड़ा है, जैसे भितिहरवा के में आश्रम में उपेक्षित है। कैसी चंपारण की यह भूमि मानव स्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी जी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना पा रही हैं, क्या यहाँ पर टिक पाएंगे? भितिहरवा के पास में रामपुरवा जहाँ ध्वस्त पड़े हैं 2 अशोक स्तंभ, एक पर ही सिंह था और दूसरों पर बैल पुष्ट का मौर्य कला नमूने। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा तो गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है। कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, जानकीगढ़ और वैशाली। कुशीनगर गोरखपुर जिले में अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला जहां गंडक के नारायणी कहा जाता है, अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध का निवरागन सात्साय की भय मूर्ति का निसंदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिरों का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी के उन्हीं लोगों ने कराया है जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों तथागत के शरीर के भस्म किया था, वहाँ एक ध्वस्त स्तूप खड़ा था। तथागत के भस्म के ऊपर गंडक नदी के आपस में अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार के नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य का अभूतपूर्व कृति, इसका मुकाबला जावा बरबुद्र का मंदिर ही कर सकता है। अभी तक इसका काला निर्णय नहीं हो पाया है। 82 फुट ऊंचे, 1500 फुट वृत्ताकार इस स्तूप शीर्ष स्थल के निकट मैंने वहां स्थान देखा जहां एक छात्राकार स्मारक के भीतर कांसे में बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक ही बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। थोड़ी ही दूर पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ पर मेरे विचार का यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है। इसे लेख का उसे कुछ दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन है। शासन के सिद्धांत प्रतिपादन का महामंत्रों का जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आदेश है कि वसुबुद्ध की मनाही की गई है। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदेशों की याद दिलाई गई है। आजकल कमिश्नर गणपति के सिंह की भंगिमा और उसके नीचे खुद लेखों देखते मानो 2200 वर्ष पहले प्रतापी किंतु करुणा स्वर की प्रतिध्वनित सुन पा रहूं है। वह स्वर आज भी कितना खड़ा है, आज की अधिकारी वर्ग के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए जाता है। क्या कर रहे हैं कि लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखनाथोरी तक जाती है। आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर नेपाल के निकट कहाँ तक जाती है? तो भिखनाथोरी तक जाती है। नाम पंडई नदी और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु भिखान शब्द के समय देखे जाते हैं। लुम्बिनी और नेपाल के पहनामा और हैनसंगा भी थे, इसी पथ से आए थे। लौरिया नंदनगढ़ के नीचे ही एक ही विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा
में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं। लौरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। यही तो यह पथ था जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे, अपनी परम प्रिय नगरी गंतव्य में विचलित की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने मस्तक शरीर में गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद तथागत, यह अंतिम दर्शन है। लिच्छवी रास्ता रोक कर खड़े हो गए हैं। बीच में नदी आ गई है। तथागत शिक्षापत्र उन्होंने दे दिया है। वैशाली में अम्पापाली ने तथागत के अपना आक्रमणकारी समर्पित किया था और इस वैशाली में जैन धर्म का तेजस्वी आर्थिक भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तब वैशाली में जैन धर्म तेजस्वी तीर्थकर का भगवान क्या वैशाली में जैन धर्म में तीर्थक यात्रा में हुआ था। आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है, ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय के तलहटी में भैंसा लोटन की महत्ता को भूल से गए हैं। जहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारी के बीच गुजरती है, वहाँ मैंने देखा घड़ियों का निवास स्थल किंवदंती है कि गजग्राह की लड़ाई वहीं शुरू हुई है। पंचनद नदी गंडक से वहीं मिलती है। पंचनद के कुछ ऊपर तमाशा नदी मिलती है। वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम की अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी है। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 130 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संगम पर हरिक्षेत्र मिलेगा, जहाँ कहते हैं गजग्राह युद्ध समाप्त हुआ है और गज संकट मोचन हुआ है। वर्तमान और अतीत की अंतहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितने महात्मा और संतों के इसके किनारे तत्व और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी और इसीलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी अस्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी भैंसा लोटन से लेकर सोनपुर में निरीक्षित तक गंडक के किनारे भर ऐसे तीर्थयात्रियों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी है, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते हैं। पर गंडक छुनित कन्या ही रही। श्रेष्ठ सहोदर गंगा का गंभीर इसे सुहाया ही नहीं। तब अतीत की कौन स्मृतियाँ गंडक ने छोड़ी है। भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं, हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर जाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं, कहीं उथेल, कहीं गहरे, किंतु प्राय सभी सच्चे श्यामल धरती रूपी के गगन के विशाल अंतम के ठिकी हुई है। महाधालियों की भांति टेढ़ मेढ़ परंतु शुभ एवं निर्मल इन तालों को कहते हैं। चौर और मौन उथले ताल, जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाते हैं और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल में मन शब्द का मानस अपने होता है। ये कह रहे हैं कि गंडक वसुंत नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण हैं। मानो मन और चौर बाढ़ आ गई है, तट का उल्लंघन कर दी है। नदी ने दूसरा पथ पकड़ा, पुराने पथ पर रह गए हैं। ये चौर मन जिसकी गहराई तल स्पर्श पर धरती हद है, स्रोत को फोड़ लाई और मानस बन गए हैं। जिस पर तल लत का फोर्स बन गई है, मानो तो वह धरती बन गई है। बाढ़ का गहराई आज तक भी आया हुआ है। ठीक है मलिकवा। ऐसा ही एक ताल का सरायमान के बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुँचे। एक मनोरम जंगल के किनारे त्रियस्त का चांद अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। बेतिया राज्य ने इस जंगल को सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र जंगल विभाग की और 100 सौगाने यूकेलिप्टस का आगम, आम इत्यादि का वन लगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी है भी, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने का कोशिश की जा रही है। 1 मील वन पथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुँच विशाल ताल, बीच के द्वीप और 3 और
जलारी से नौकर विहारी को निकले नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खदोत बार बार झलक दिखाकर अंतर्धुन हो जाते हैं। नौका आगे बढ़ती सामने रज रास्ते निशमी बाई तरफ दीप और कमलपत्र और दाए धने वृक्षों की जिनकी छाया मानो नौका के कांग्रेस के अतुरी की थी। बीच धाराएं पहुंच पर नाविकों ने कहा कि जल पीजिए, बड़ा स्वार्थ है की बात यह शताब्दी से यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूह के जामुन के अग्निपथ फल गिरते रहे हैं। इस तरह के श्रेयमन के जल वैदिक सिद्धांतों के अनुसार शोध होता रहता है। बेतिया नगर के अनेक अमीर बीमार इस जल को घंघरों में मांगते हैं। श्रेयमन का जल स्थिर है निबद्ध, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। जिसने इतने तीर्थ तोड़, क्या यह कोई वरदान दे सकेगी उन संख्याओं का प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और भाव का जीवन बिताते रहे हैं। चंपारण के जिले में मोटर से घूमते हुए जहाँ मैंने इतने ध्वस्त धूप मंदिर और स्तंभ देखे, वहाँ एक भी प्रकार का प्राचीर जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी है। यह ईंटों पत्थरों को निरापुर खंडहर नहीं है, इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं है, लेकिन नई कुदालियों और फावड़े के छाप, नए पौरुष की छाप इन पर यह प्राचीर गंडक घाटी योजना की नहरों की तटबंध, जिन्हें लाखों मजदूरों को तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिम नहर 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे, 68.5 मील उत्तर प्रदेश में गोरखपुर देवरिया जिले और शेष बिहार के सारण जिले में पूर्वी नहर लंबाई 155 किलोमीटर है। आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोरखपुर और देवरिया जिले और शेष बिहार के सारण जिले में पूर्व नहर की लंबाई कितनी है? तो 155 मीली होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र में आवाजाही होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। भैंसा लोटन से यह नहरें निकलेगी और वहाँ लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन की आबादी इन नहरों से होगी। कुल व्ययभोग होगा लगभग 40 करोड़ रुपए। भैंसा लोटन में भारतीय इंजीनियरिंग जंगल के बीच इस नवीन निवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्रबंध विद्युत तुल्य सिराओं का जाल फैला रहे हैं। मोटरबोट गंडक के एवोल्यूशन को चीरकर आगे बढ़ रही थी। इंजीनियर मुझे बराज और नहरों के टेक्निक बातें समझा रहे थे और सोच रहा हूँ कि शायद युगों से होती आई गज ग्रह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। डरने और अभाव के ग्रह के विकराल मुख्य में फंस जाने पर समुदाय संकट मोचन करने के लिए एक अजय पुरुष नावरण विराट रूप निर्माण हो रहा है। नहरें उस नारायण अनेक भुजाएं, बिजली के तारों को जाल के उसका तनकरत चक्र है। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ कि इन इंजीनियरों के विश्वकर्मा का मजदूर, जो भगवान को इस नूतन के विराट रूप विधाता के, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करें या न करें, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते हैं, ही सदियों से भगने मंदिर ज्योति उठेंगे। इन इंजीनियरों के भगवान विश्वकर्मा इन्हें भला करे, जिन्होंने यह बनाया है कि इन नूतन विराट रूपों के विधाता के, जिनकी बुद्धि परिश्रम हो अंकित ना करे, लेकिन जिनकी बनाई हुई मूर्तियों के प्राण को संचार सदियों से मंदिर ज्योति उठेंगे। ओ सलानीरा की चक्र, ओ नारायणी को महागंडक युगों से दीनहीन जनता इनके विधेयता नमो से तुझे संबोधित करती रही है। तेरी चिरन चंचल धारा ने उनकी अधारणा का कुसुम अग्नितीर्थ को ठुकरा दिया, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी नींव बहुत गहरे तो तू ठुकरा दिया। जिस तेरी किंचन धारा ने उनकी आधारणा कुशरों को ठुकरा दिया, लेकिन आज तेरी पूजन के लिए जिस मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए ने बहुत ठुकरा दिया। तो आपका चैप्टर हो गया समाप्त। ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। जब तक के लिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में।